कृष्ण मुरारी जी, सारे बच्चों का स्वागत है। और बच्चे, आज कितने नंबर का सेट है? तो सेट नंबर 6 है। कल मैंने 5 नंबर सेट कराया था और आज 6 नंबर सेट करते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है इसमें। और जैसा कि मैंने बताया था कि नो, हाँ, गुड इवनिंग कृष्ण मुरारी जी। और सारे बच्चों का गुड इवनिंग। ढेर सारा शुभाशीष आप लोगों को। खूब अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। अब थोड़ा सा समय कम है तो हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जरा देखते हैं क्या कह रहा है कि रेडियम की अर्ध आयु। ठीक है, रेडियम का अर्ध आयु। अर्ध आयु मतलब क्या होता है? हाफ लाइफ पीरियड। 1600 वर्ष है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेडियम के नमूने का वह अंश जो 6400 वर्षों के पश्चात शेष बचेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। कुल समय दिया हुआ है टी। देखिए, अर्ध आयु दिया हुआ है, टी हाफ दिया हुआ है। तो याद कीजिए, मैंने बहुत बार इस तरह के प्रश्न आपको करवाए हैं। क्या है कि कुल समय ये देख लीजिए, टी बराबर क्या होगा? अर्ध आयु। अर्ध आयु, ठीक है। ये अर्ध आयु मतलब टी हाफ गुना एन कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। कुल समय 6400 साल दिया हुआ है, हम एन का मान निकाल रहे हैं। यहां देखिए, 6400 साल बराबर अर्ध आयु। अर्ध आयु का वैल्यू 1600 है, गुना क्या कर दीजिए? एन कर दीजिए। तो एन का मान देखिए निकल गया कितना? तो 6400 बटे 1600। देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो ये 4 निकल गया। कितना निकल गया? तो इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा, आपको काट देते हैं, निकल गया 4। अब ठीक है, कह रहा है कि अंश बचेगा, शेष बचेगा। तो पार्ट लेफ्ट कह रहा है। ठीक है, भाग बचेगा। याद रखिए, भाग बचेगा। जैसे ही क्वेश्चन भाग बचेगा निकालने के लिए बोले तो क्या करना है? तो हाफ टू दी पावर एन कर दीजिए। और यहां एन का मान कितना है? तो 4 निकल गया है। तो ये देख लीजिए, हाफ टू दी पावर एन, एन मतलब 4। तो ये हो जाएगा 1/16। तो कितना भाग बचेगा? तो 1/16 भाग आपको क्या होगा? बच जाएगा। कितना भाग? कभी कभी क्या होता है कि इस प्रश्न में आपको पूछ देगा कि कितना भाग, ठीक है, विखंडित होगा। कितना भाग विखंडित होगा? अगर इस तरह का प्रश्न रहता तो विखंडित हो जाएगा। ठीक है, विखंडित होगा। कभी कभी इस तरह से भी प्रश्न रहता है। तो क्या होगा? 1 - 1/16। तो ये निकल जाएगा 15/16 भाग विखंडित होगा। अब थोड़ा सा और इसको विस्तारित करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा जरा, विस्तारित करते हैं। अर्ध आयु, अर्ध आयु, ये इसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड बोलेंगे। ठीक है, और ये अर्ध आयु क्या होता है भाई जी? तो अर्ध आयु होता है जितने समय में रेडियो सक्रिय पदार्थ अपनी मात्रा का, रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या हो जाएगा? अपनी मात्रा का आधा होता है। अपनी मात्रा का क्या होगा? आधा। अपनी मात्रा का आधा हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध आयु कहते हैं। द टाइम टेकन, मान लीजिए 1 ग्राम है कोई पदार्थ, वह जितने समय में आधा ग्राम हो जाएगा उस समय को हम कहते हैं क्या? अर्ध आयु, टी हाफ कहते हैं। और अर्ध आयु टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा मेरी बात को बच्चे लोग। टी हाफ बराबर क्या होगा? तो बार बार हम बताते हैं, 0.693 अपॉन लेमडा होता है, जहां लेमडा विखंडन नियतांक है। लेमडा क्या हो गया? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है। याद रखिएगा, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, विखंडन नियतांक आता है। यहां पर एक और चीज पूछा जाता है, औसत आयु। ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा जाएगा? औसत आयु। औसत आयु ये क्या है? तो औसत आयु है विखंडन नियतांक का व्युत्क्रम। एवरेज लाइफ कहा जाता है, एवरेज लाइफ कहा जाएगा। तो विखंडन नियतांक का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। टी एवरेज बराबर 1/λ होता है। तो ये बातें याद रखिए, दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ध आयु जितने समय में कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा होगा उसे अर्ध आयु कहते हैं, और 1/विखंडन नियतांक को हम औसत आयु कहते हैं। चलिए फिर से प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये अर्ध आयु दिया हुआ है और टी हाफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है?
टी हाफ आपको दिया हुआ है और ये कुल समय दिया हुआ है, तो इसके आधार पर पहले एन का मान निकालिए और पार्ट लेफ्ट तो क्या होगा, हाफ टू दी पावर एन, तो इसके आधार पर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 220 वोल्ट मीन्स, ठीक है, ये एसी करंट है, प्रत्यावर्ती धारा, तो एसी वोल्टेज है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको पता है कि आई, ठीक है, मीन्स में क्या होगा, चूंकि वोल्टेज है तो वी लीजिए वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर बराबर होता है आपको वी नॉट बटे रूट टू होता है। यहां देखिए ये शिखर वोल्ट है, क्या है, शिखर वोल्ट या शीर्ष वोल्टता है, बटे क्या हो जाएगा, शीर्ष वोल्टता बटे रूट टू आ गया। ठीक है भाई साहब, आपको भी आरएमएस दिया हुआ है, ये देखिए मेंस वोल्टेज भी आरएमएस। हमेशा आपके घर में जो, ठीक है, वोल्टेज या धारा प्रवाहित होती है वह, ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान धारा या आपको विभवांतर प्रवाहित होता है। तो भी आरएमएस, ठीक है, निकाल लीजिए। भी आरएमएस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई, 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो अब देख लीजिए भी नॉट निकाल लीजिए, शीर्ष वोल्ट था, ठीक है, भी नॉट बराबर क्या हो जाएगा आपको, भी नॉट बराबर भी आर एम एस इंटू रूट टू हो गया और यहीं से निकल जाएगा 220 रूट टू। ये देखिए ये निकल गया आपको वैल्यू, तो 220 रूट टू कौन सा है, ए नंबर आंसर है। थोड़ा सा इसके विस्तार में भी चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को बच्चों। ये देखिए जब भी आपको प्रत्यावर्ती धारा के विषय में चर्चा करे, प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा याद रखिए जब भी बात करेंगे तो वह धारा जो, ठीक है, समय के साथ अपना परिमाण तथा दिशा बदलता है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यानी परिमाण, परिमाण तथा दिशा, परिमाण तथा क्या जी, दिशा, दिशा समय के साथ बदलता है, समय के साथ बदलता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, ये बदलता रहेगा, समय के साथ बदलता है। तो ऐसी धारा को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ये देखिए ये जीरो शुरू हुआ, यहां शिखर मान आ गया, चाहे आपको धारा बोलिए या विभवांतर बोलिए या तो वी नॉट, ठीक है, वोल्टेज बोलिए। फिर देखिए ये जीरो आ गया, फिर ये मैक्सिमम होगा, चाहे धारा होगा, धारा का शिखर मान या वोल्टेज होगा। ठीक है, तो एक चक्र में, एक चक्र में, ठीक है, एक चक्र में, ठीक है, एसी धारा का मान क्या हो जाता है, एसी धारा शून्य हो जाता है, क्या हो जाएगा, जीरो या शून्य होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, शून्य हो जाता है, एकदम ध्यान में रखिए इसको। ठीक है, एक चक्र में इसका मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा, ध्यान में रखना है आपको, एक चक्र में इसका मान आपको शून्य हो जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि भारत में, भारत में, ठीक है, घरों में प्रवाहित धारा, भारत में घरों में प्रवाहित, घरों में प्रवाहित एसी धारा, प्रवाहित एसी धारा, एसी धारा, जब भी भारत में घरों में प्रवाहित एसी धारा होगा तो क्या होगा भाई जी, तो ये देख लीजिए 50 हर्ज, 50 हर्ज और 220 वोल्ट का धारा प्रवाहित होता है। और क्या प्रवाहित होता है, तो याद रखिएगा एसी धारा प्रवाहित होता है और, ठीक है, इसे भी IRMS में मापा जाता है, रूट मीन स्क्वायर में मापते हैं, IRS में मापते हैं। तो बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे घरों में जो मीटर लगा होता है, इलेक्ट्रिकल मीटर, तो इलेक्ट्रिक मीटर जो लगा होगा वो किस धारा को मापता है, तो ठीक है IRMS को मापेगा। ये IRMS रूट मीन स्क्वायर करंट को मेजर करता है। तो क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं, देख लीजिए, कह रहा है कि 220 वोल्ट मीन्स में प्रत्यावर्ती वोल्टता का शीर्ष मान कितना होगा, तो 220 रूट टू वोल्ट हो जाएगा, 220 रूट टू वोल्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक चालक में प्रवाहित हो रही 2 एम्पियर की धारा, यानी ये करंट है, आई है, ठीक है, कितने सेकंड तक भाई, तो 10 सेकंड तक, और कितना जूल उष्मा उत्पन्न होता है, तो 80 जूल उष्मा उत्पन्न होता है। तो ये क्यू बोलिए या ऐसे करते हैं एच कर देते हैं इसको, हिट जनरेट हो रहा है। तो कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध कितना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, एच बराबर आपको पता है जूल के नियम से, जूल्स लॉ है ये, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल्स लॉ है, ठीक है, हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से,
यानी ठीक है, विद्युत धारा के उष्मा उष्मा विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उत्पन्न उष्मा जो होता है वह आवे विद्युत धारा के वर्ग का समानुपाती, ठीक है, प्रतिरोध का समानुपाती और समय का भी समानुपाती होता। तो यहां से आर निकाल लीजिए ना, आर बराबर हो गया क्या, तो आर बराबर हो गया एच अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी। एच, ठीक है, तो आर बराबर क्या हुआ, एच अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए इसको क्या हुआ। ठीक है, क्या हुआ सर। चलिए, तो एक सर आ गए थे तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। तो ये देखिए एच का मान कितना है, 80 है, और आई आई का वैल्यू देखिए, आई एम्पियर है, 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समय कितना है, 10 सेकंड दिया हुआ है, तो भाई साहब ये कर दीजिए ना 10, ये काट दीजिए, क्या हो जाएगा, तो 8/4 हो गया, तो 4 दूनी 8 हो गया, यानी 2 ओम हो जाएगा। कितना आपने किया है, 2 ओम कि 20 ओम किया है, तो 2 ओम अगर किए हैं तो सही है, 20 ओम किए हैं तो गड़बड़ है। ये देखिए 2 ओम क्या हो जाएगा, आपको धारा हो जाएगा, बोलते हैं प्रतिरोध हो जाएगा। अब यहां से हम दो बातें याद रखिएगा। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव पर क्या क्या आधारित है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर क्या क्या आधारित है। तो जब भी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव की बात करेंगे तो इस पर क्या आधारित है, सबसे पहले आधारित है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसी पर आधारित है। और आपको पता है कि विद्युत बल्ब जब भी हम चर्चा करेंगे तो ये देखिए इसमें टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है। फिर देखिए, ठीक है, दूसरा आधारित है विद्युत हीटर। तो विद्युत हीटर, और इसमें टंगस्टन के फिलामेंट का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करेंगे, टंगस्टन के फिलामेंट का प्रयोग करते हैं, टंगस्टन का फिलामेंट यूज होता है, फिलामेंट का प्रयोग करते हैं। फिर आइए बोलते हैं इसमें विद्युत बल्ब में टंगस्टन के फिलामेंट का प्रयोग करेंगे, और विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निकेल और क्रोमियम का यह बना होता है। अब और बढ़ते हैं, एक और इंस्ट्रूमेंट है जो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो है विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस, विद्युत प्रेस। और जब भी विद्युत प्रेस की बात करेंगे तो विद्युत प्रेस में आपको पता होगा कि माइका का प्लेट लगा होता है, किसका प्लेट लगा होता है, माइका का प्लेट लगा होता है, और उस पर नाइक्रोम का तार लगा होता है। ये देखिए माइका है, MICA माइका, और माइका क्या होता है, आपका उष्मा का चालक लेकिन विद्युत का कुचालक होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। माइका 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 जब भी चर्चा करेंगे तो यह उष्मा का चालक चालक होगा, और ठीक है, उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होगा, विद्युत का कुचालक होता है। तो ध्यान में रखिएगा इसको, उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 1500 वोल्ट के विभवांतर से इलेक्ट्रॉन गिराए जाते हैं, यदि आरंभ में ये स्थिर है तब इसकी अंतिम चाल क्या होगी। जरा इसको देखिए, कितने वोल्ट से इलेक्ट्रॉन गिरता है, तो भाई साहब ये गिरता है कितने वोल्ट से, तो ये गिरता है किसी भी क्षेत्र में कितने वोल्ट से गिरेगा, तो ये गिर रहा है 1500 वोल्ट के विभवांतर से यह गिर रहा है। तो इसकी अंतिम, इसका जो अंतिम चाल होगा, पूछ रहा है कि आरंभ में ये स्थिर रहते हैं तो इसकी अंतिम चाल क्या होती है। तो चाल निकालना है, इसमें क्या निकालना है,
चाल निकालना है। तो आपको पता है कहां से लेके चले हम लोग, तो ये है 1500 वोल्ट है, ध्यान दीजिएगा जरा, कितना वोल्टेज है, तो 1500 वोल्ट है। विभवांतर से इलेक्ट्रॉन गिराए जाते हैं। यदि आरंभ में ये स्थिर है, या आरंभ में क्या है, ये स्थिर है, तब इसकी अंतिम चाल क्या होगी, तो ध्यान रखिएगा, इसकी अंतिम चाल हो जाएगी कितनी, तो इसकी अंतिम चाल हो जाएगी, ठीक है, ये देखिए 2.3 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। आपको लग रहा हो कहां से ये आएगा, तो भाई जी जरा इसको देख लेते हैं। ये देखिए वोल्टेज कितना है, तो वोल्ट है, वोल्ट कितना है, तो ये 1500 वोल्ट है। आपको पता है कि वोल्ट क्यों, वोल्ट क्या होता है, विभव, विभव, विभव बराबर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, विभव या विभवांतर, विभवांतर को अगर आवेश से गुना कर दें, ई से गुना कर दें, चार्ज से गुना कर दें, तो यह ऊर्जा का मान देगा। किसका मान देगा, ऊर्जा का मान देगा, क्योंकि V बराबर क्या होता है, U बटा Q होता है। जब U की बात करेंगे तो ये देखिए गुना कर दीजिए, इसके आधार पर निकल जाएगा आपको। देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो हमने कहा कि इसको गुना कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी का मान दे देगा। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब आवेश होता है, तो ये एनर्जी हो गया। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम भी स्क्वायर होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये एनर्जी और ये एनर्जी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसको एक नंबर मान लीजिए, इसको दूसरा नंबर मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता है, ये वोल्टेज भी पता है, तो इसके आधार पर इसको डील कर लेते हैं। देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो हो गया क्या, 1500, ठीक है, गुना 1.6 इंटू 10⁻⁹ बराबर 1/2। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई जी, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। और गुना क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा V स्क्वायर। तो ये देखिए 1/2 m V स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम V का वैल्यू निकालते हैं, जरा देखिए, ठीक है, एक पेज और बढ़ा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 1500 गुना क्या हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁹ बराबर हाफ गुना m का वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 गुना क्या हो जाएगा, तो ये V स्क्वायर। तो V वैल्यू निकाल लीजिए, V बराबर आपको निकल जाएगा 1500 गुना 1.6 गुना 10⁻⁹ गुना क्या हो जाएगा, तो 2 बटे क्या हो गया भाई, 9.1 इंटू 10⁻31 का रूट अंडर निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाइए, गुना भागा करेंगे तो ये निकल जाएगा, कितना निकलेगा भाई जी, तो ये निकलेगा 2.3 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड निकल जाएगा। ये वेग निकल गया। यहां से हम क्या क्या सीखे, जरा इस पर बात कर लेते हैं। यहां से हम सीखे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के विषय में। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये ऋणात्मक कण है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक कण है। एक चीज, यह नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है, नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है, कक्षाओं में चक्कर लगाता है, एकदम ध्यान में रखिए इसको, चक्कर लगाता है, एकदम याद रखना है इसको। और देखिए, ठीक है, द्रव्यमान कितना होगा इसका, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कितना भाई जी, तो ये द्रव्यमान होता है, ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब होता है, क्या होगा, कूलम्ब होगा। और याद रखिएगा, ठीक है, तत्व का परमाणु, तत्व का परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या करेगा, त्यागेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो याद रखिएगा यह, ठीक है, धनात्मक, धनात्मक कण, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणात्मक कण हो जाता है, यानी आयन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, आयन का निर्माण करता है। तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनात्मक, और ग्रहण करेगा तो ऋणात्मक आयन का निर्माण करता है। तो एकदम ध्यान में रखिए, इसका आंसर हो जाएगा 2.3 इंटू 10⁻, ठीक है, 7 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जब कोई तारा पृथ्वी की ओर आता है तो वर्णीय रेखाएं विस्थापित होती है। देखिए ये तारा है, तारा, ठीक है, पृथ्वी की ओर आएगी तो ये पृथ्वी आपका है, ये पृथ्वी है, और ये क्या है, आपका तारा है। ध्यान दीजिएगा जरा, तारा है। जब भी कोई तारा पृथ्वी की ओर आएगा
तो क्या हो जाएगा, ये पृथ्वी की ओर आ रहा है, तो जब भी आएगा तो ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, एनर्जी का मान बढ़ेगा, तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा, घटेगा। ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा का मान बढ़ेगा और तरंग दैर्ध्य का मान घटेगा, और दूर जाएगा तो ऊर्जा का मान घटेगा और तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ेगा। तो यहां देख लीजिए क्या कह रहा हूं मैं, कि जब तारे ठीक है पृथ्वी की ओर आती है, पृथ्वी की ओर आती है, ओर आती है, तो देखिए क्या होगा, आती है तो ऊर्जा बढ़ेगा, तरंग दैर्ध्य घटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब दूर जाएगा, जब दूर जाएगा, दूर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई जी, तो यहां देखिए एनर्जी का मान घटेगा, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ेगा। अब यहां पर आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है, कि दूर जाएगा, दूर जाएगा तो दूर जाएगा तो लाल रंग की ओर विस्थापित होगा, लाल रंग की ओर विस्थापित होगा, लाल रंग की ओर विस्थापित होगा, विस्थापित, और निकट आएगा, और जब निकट आएगा तो इस क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका है जी, नीले रंग का, क्योंकि आपको पता है 7 रंग में देख लीजिए कौन कौन रंग है, तो VIBZYOR ये होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका, तो लाल का, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका, तो बैगनी का। तो जब भी आएगा तो बैगनी रंग की ओर विस्थापित होगा, तो बैगनी तो इसमें है नहीं, इसके बाद देखना इंडिगो है नहीं है, कौन है, तो नीला रंग है, इसलिए नीले सिरे की ओर विस्थापित होगा। किधर की ओर विस्थापित होगा, तो नीले सिरे की ओर विस्थापित होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए, और ये किसने सिद्ध किया था, तो एडविन हबल का सिद्धांत है, याद रखिएगा कि ये किसका सिद्धांत है, तो एडविन हबल का, एडविन हबल का, ठीक है, एडविन हबल ने यह सिद्धांत दिया था कि जब कोई तारे ठीक है पृथ्वी की ओर आती है तो उसका जो विस्थापन होगा वह ठीक है बैगनी रंग की ओर होता है, जब कोई तारा पृथ्वी से दूर जाता है तो उसका विस्थापन क्या होगा, आपको लाल रंग की ओर होता है स्पेक्ट्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 है, ठीक है, प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, तो न्यूनतम विचलन का कोण क्या होगा, भाई साहब म्यू बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, म्यू बराबर होता है क्या, तो ध्यान में रखिए इसको, म्यू बराबर होता है क्या, तो साइन, ठीक है, साइन ए, ठीक है, ए प्लस डेल्टा एम, ये देखिए मिनिमम विस्थापन बटे 2 बटे साइन, ठीक है, बटे साइन क्या हो जाएगा a/2, ये फॉर्मूला होता है किसका, तो प्रिज्म से जब प्रकाश, ये देखिए प्रिज्म से प्रकाश की किरण गुजरी, ठीक है, जब भी प्रिज्म से प्रकाश की किरण गुजरेगी तो ये क्या होगा, ये जो एंगल होगा इसको एंगल ऑफ, क्या एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ए को एंगल ऑफ प्रिज्म, ए बराबर क्या हुआ, प्रिज्म का कोण, ध्यान दीजिएगा जरा, प्रिज्म का कोण, और मिनिमम डेविएशन बोल रहा है, तो ये देखिए, तो गुजरना चाहिए, इससे नहीं गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा, ये ऐसे गुजरना चाहिए था, ये जो मिनिमम डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, तो ए बराबर प्रिज्म का कोण और डेल्टा एम है विचलन का कोण, विचलन का कोण एकदम ध्यान में रखिएगा, विचलन का कोण है, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन है, ये देखिए न्यूनतम विचलन का कोण है डेल्टा एम, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है √2 बराबर, ध्यान दीजिएगा जरा, साइन ए नहीं पता है, ए पता है 60 डिग्री, ठीक है, प्लस डेल्टा एम, तो डेल्टा एम आपको निकालना है, बटा 2 कर दीजिए, बटा साइन 60 डिग्री बटा 2 कर लीजिए, साइन 60 डिग्री बटा 2 क्या होगा, साइन 30 डिग्री होगा, तो निकाल लीजिए साइन, ठीक है 60, ठीक है, प्लस डेल्टा एम बटा 2 बटे साइन 60, ये 30 डिग्री हो गया, साइन 30 डिग्री, ठीक है, तो साइन 30, अब हम एक पेज और बढ़ा लेते हैं तो मजा आएगा, ठीक है, ये देखिए √2 बराबर, ठीक है, साइन, ठीक है, साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे 1/2, तो 1/2 को इधर ले लीजिए, ठीक है, तो साइन 30 डिग्री इधर ले लिए, पहले साइन 30 लिख लेते हैं तब अब बनाने में अच्छा रहेगा, तो √2 गुना क्या हो गया साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बटे 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए तो क्या हो जाएगा, साइन यहां निकाल लेते हैं, यहां देखिए साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/2, तो √2 इंटू, ठीक है 1/2 कर लिया, इसको ऊपर में √2 से गुना कर देते हैं, ठीक है, और नीचे भी √2 से गुना कर देते हैं, ये कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1/√2 आ गया, ध्यान दीजिएगा जरा,
और ये क्या हो गया साइन, ठीक है ध्यान दीजिए साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बटे 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे 1/√2, तो 1/√2 साइन 45 डिग्री होता है, साइन 45 डिग्री बराबर साइन, ठीक है 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बटा क्या हो गया 2 हो गया। भाई साहब ये साइन साइन खत्म हो गया, साइन साइन खत्म हो गया, तो 45 दूनी 90, तो डेल्टा एम बराबर क्या हो गया, ठीक है 90 डिग्री माइनस क्या 60 डिग्री बराबर कितना 30 डिग्री। इसका इस तरह का क्वेश्चन एक बार आपको, ठीक है पूछा हुआ है किसमें, तो अभी जो एग्जाम हुआ था एएलपी में, एएलपी का मेंस में पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए 45 डिग्री हो जाएगा। और ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक बराबर क्या होगा साइन ए प्लस डेल्टा एम बटा 2 इंटू साइन ए बाय 2। मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है कि जब प्रिज्म से प्रकाश की किरण गुजरती है तो ये जो ए है यह प्रिज्म का कोण हो गया और डेल्टा एम जो है न्यूनतम विचलन का कोण हो गया। ध्यान में रखिएगा न्यूनतम विचलन का कोण हो गया और इसी को निकालना है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, अगर फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो इस तरह के प्रश्न आपको नहीं बनेंगे। म्यू क्या है, अपवर्तनांक है, याद रखिएगा अपवर्तनांक। जब भी चर्चा करेंगे हम लोग अपवर्तनांक की तो अपवर्तनांक क्या होता है, म्यू बराबर होता है, याद रखिएगा साइन आई बटा साइन आर, ठीक है एक होता है, ये फॉर्मूला हो गया म्यू का। और दूसरा फॉर्मूला हो गया म्यू बराबर क्या होता है सी बाय भी, यानी निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे क्या हो जाएगा माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग, ये भी आपको अपवर्तनांक होता है प्रकाश का वेग। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तीसरा याद रखिएगा आप लोग, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा, सबसे अधिक अपवर्तनांक याद रखिएगा, अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो आपको पता होनी चाहिए ये, ठीक है अपवर्तनांक होता है हीरा का होता है। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक या विरल माध्यम का, तो चौथा याद रखिएगा सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, सघन माध्यम का ठीक है अपवर्तनांक क्या होगा अधिक होगा, अपवर्तनांक अधिक होता है किससे, तो विरल माध्यम से अपवर्तनांक अधिक होता है विरल माध्यम से एकदम ध्यान में रखिएगा विरल माध्यम से होता है। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम से अधिक होगा। ये चार चीज एकदम ध्यान में रखिएगा, आपको बहुत सारे प्रश्न बन जाएगा। म्यू बराबर साइन आई बाय साइन आर, म्यू बराबर सी बाय भी, निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग, और सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। और सघन माध्यम का अपवर्तनांक ठीक है अधिक होगा किससे, तो विरल माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। किसी दिए गए ग्रह से एक पिंड का पलायन वेग निर्भर करता है। सबसे पहले पलायन वेग देखते हैं क्या होता है, पलायन वेग, ठीक है पलायन वेग होगा, ठीक है न्यूनतम वेग जिससे ग्रह, न्यूनतम वेग जिससे पिंड ठीक है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाता है, जिससे पिंड ठीक है किसी भी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से या गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाता है, उसे क्या कहते हैं ठीक है उसे कहते हैं पलायन वेग। और पलायन वेग भी बराबर होता है क्या, √2 इंटू जी इंटू आर होता है, ठीक है ये देखिए आर बड़ा कर लीजिए, ठीक है। और पृथ्वी का पलायन वेग क्या होगा, देखिए यह किस पर निर्भर करेगा, गुरुत्व त्वरण पर निर्भर करेगा, ठीक है और आर पर निर्भर करेगा, क्या ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2g का वैल्यू क्या होता है 2gm बटे क्या हो जाएगा g बराबर gm बाय आर स्क्वायर, तो 2gm बाय आर हो गया भाई, ये भी होगा। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर निर्भर करेगा और पृथ्वी की त्रिज्या पर, लेकिन पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, एकदम ध्यान में रखिएगा पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, पलायन वेग ठीक है वेग निर्भर करता है, एकदम याद रखिएगा गांठ बांध लीजिए, निर्भर करता है किस पर निर्भर करेगा, तो सबसे पहले निर्भर करेगा किस पर, तो ग्रह के द्रव्यमान पर, ठीक है। दूसरा निर्भर करेगा किस पर निर्भर करेगा, तो ग्रह की त्रिज्या पर, फिर निर्भर करेगा किस पर, तो गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करेगा,
तो ये ध्यान में रखिएगा। और एक और चीज पर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर भी, ठीक है, उसी से गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर भी निर्भर करेगा, निर्भर नहीं करेगा, नियतांक पर निर्भर करेगा। निर्भर नहीं करेगा किस पर? तो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किस पर भैया? निर्भर नहीं करता है, तो पिंड के द्रव्यमान पर, ठीक है। वस्तु वस्तु जो पलायित हो रही है उसके द्रव्यमान पर, पलायित होती है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु जो निर्भर नहीं करता है, वस्तु जो पलायित होती है उसके द्रव्यमान पर, उसके द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। ये बातें याद रखना है आपको। देखिए, पलायन वेग किस किस चीज पर निर्भर करता है? तो पहला निर्भर करेगा ग्रह के द्रव्यमान पर, दूसरा निर्भर ग्रह की त्रिज्या पर, तीसरा निर्भर करेगा गुरुत्व त्वरण पर या गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर, ठीक है, या गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर। यह निर्भर नहीं करेगा किस पर? तो ठीक है, जो वस्तु पलायित हो रही है उसके, ठीक है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। एकदम याद रखिएगा इन सब चीजों को। अब तीन चीजें और, क्या क्या? ठीक है, तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना? तो पृथ्वी का पलायन वेग, ये बार बार पूछता है, पलायन वेग कितना होगा भाई जी? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। फिर देखिए, चंद्रमा का पलायन वेग, चंद्रमा का पलायन वेग ये कितना होगा? तो चंद्रमा का पलायन वेग होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। फिर देखिए, ठीक है, सूर्य का पलायन वेग, सूर्य का पलायन वेग, पलायन वेग ये कितना होता है? तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड होगा, 42 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा ये चारों चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि परमाणुओं के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना माना जाता है। यदि न्यूट्रॉन से संबंध द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, भाई जी क्या कर देता है? आधा कर दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको पता है कि द्रव्यमान संख्या ए बराबर होता है n प्लस पी, और ठीक है 6C12 में आपको पता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? तो 6 होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा? 6 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 6 होगा। ये देखिए 6 6 6 सब हो रहा है। अब हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका द्रव्यमान को कितना कर दीजिए भाई जी? द्रव्यमान को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्रव्यमान को दुगुना, कोई मतलब नहीं इलेक्ट्रॉन से आपको द्रव्यमान संख्या में, ठीक है। और न्यूट्रॉन से संबद्ध द्रव्यमान को क्या कर दिया? आधा कर दिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 न्यूट्रॉन था उसका आधा कर देते हैं, प्लस 6 प्रोटॉन है तो आधा कर दीजिए। ये द्रव्यमान हो गया कितना? 6 3 9, 9 AMU द्रव्यमान हो गया। किसका? कार्बन का। पहले कितना था? ये A1 हो गया। पहले कितना था A? ये 12 था। अब घट कितना गया? तो घट गया है, तो डेल्टा A निकाल लीजिए। A, ठीक है, बराबर क्या होगा? तो A बराबर क्या हो जाएगा? A माइनस A1। तो देखिए 12 में से 9 को घटा दीजिए, कितना हुआ? तो 12 में से 9 घटा दीजिए, 3 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको कह रहा है कि प्रतिशत परिवर्तन कितना हो रहा है, कितना घट रहा है प्रतिशत परिवर्तन में। तो देख लीजिए भाई, प्रतिशत परिवर्तन में कितना घटेगा? तो परसेंटेज चेंज क्या होता है? तो डेल्टा ए बटे प्रारंभिक द्रव्यमान, ठीक है, गुना क्या कर दीजिए? 100 कर दीजिए। तो डेल्टा ए कितना हो गया? तो डेल्टा ए हो गया भाई जी कितना? तो 3 बटे 12 गुना 100, 3 चौके 12, 4 25 100, तो ये 25% घट जाएगा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, मजेदार प्रश्न है, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 25, लगभग 25% घट जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है? तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। द्रव्यमान संख्या क्या होगा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, ठीक है। और A बराबर n प्लस पी हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, केवल सवाल को घुमाया है। सवाल से आप उलझिए नहीं, आपको जो मैं बता रहा हूं उस टेक्निक से बनाइए, आप उलझिएगा नहीं, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। चलिए जरा इसको देख लीजिए। सोडियम धातु की कम मात्रा को द्रव अमोनिया में निम्न ताप पर विलय करने पर, निम्न ताप पर क्या कर रहे हैं? विलय करने पर क्या हो रहा है कि निम्न से कौन सा प्राप्त नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं। सोडियम है, इसमें हमने क्या कर दिया? अमोनिया जोड़ दिया। मान लेते हैं अमोनिया X प्लस वाई, ठीक है, अमोनिया हमने जोड़ा है, नहीं पता है हमको कितना अमोनिया जोड़ा गया, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा भाई साहब? ये बन जाएगा, क्या बनेगा? तो इसने क्या किया? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। किसको दिया? अमोनिया को। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या कर दिया? ये अमोनिया को दे दिया।
ठीक है, तो ये Na+ हो गया। और इससे हम क्या करते हैं कि NH3X ले लेते हैं, सोडियम Na+, NH3, ठीक है, और ये ले लीजिए क्या जी, X ले लेते हैं, प्लस क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसको दे दिया गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागा था, ये दे दिया था किसको, तो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया था तो इसको अमोनिया को दे दिया था, तो E- और ये NH3 क्या हो गया, Y हो गया। ठीक है, तो भाई साहब ये जो कलर होगा ये नीले रंग का होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण इसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन के कारण इसका रंग नीला हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कारण इसका रंग क्या होगा, नीला हो जाएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, चालक की भांति व्यवहार करेगा, चालक की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, तो जब चालक की भांति व्यवहार करेगा तो प्रतिचुंबकीय व्यवहार कभी नहीं होगा। नीले रंग का विलयन मैंने क्लियर कर दिया है कि अमोनिया का क्लियर कैसा होगा, नीले रंग का होगा। विलयन में Na+ आयन उत्पन्न होगा, एकदम सही है। ठीक है, द्रव अमोनिया विद्युत की अच्छी चालक होगी, सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी गलत कौन है, यहां देखिए प्राप्त नहीं होगा, तो क्या नहीं, प्रतिचुंबकीय नहीं होगा। अब यहां आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर प्रतिचुंबकीय क्या होता है, तो अमोनिया, यहां देख लीजिए, अमोनिया, अमोनिया NH3 होता है, याद रखिएगा अमोनिया NH3 होता है। सोडियम धातु, ये क्षार धातु है, सोडियम क्या है, क्षार धातु होता है। और यहां आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये प्रतिचुंबकीय क्या होता है, प्रतिचुंबकीय क्या होता है, चुंबक के विपरीत दिशा में आकर्षित होगा। चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र के, यहां देखिए चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत आकर्षित होता है, क्षेत्र के विपरीत, विपरीत आकर्षित होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में गमन करेगा। ऐसे पदार्थ को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, कौन सा पदार्थ कहेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित होगा। और कौन कौन है, तो कॉपर हो गया, याद रखिए कॉपर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब। ठीक है, हाँ, ये सब क्या हो गया आपको, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। जबकि लौह चुंबकीय पदार्थ ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय, इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलिए या डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, भाई साहब याद रखना है इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि मोहर लवण में जल अणुओं की संख्या क्या होती है। सबसे पहले मोहर लवण देख लेते हैं फॉर्मूला। मोहर लवण ये क्या है, ये द्विक लवण है, ये डबल सॉल्ट है, द्विक लवण है, द्विक लवण ये है, द्विक लवण है, यानी डबल सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है, एकदम ध्यान में रखिएगा, डबल सॉल्ट है। इसमें दो लवण आपस में मिले रहते हैं। और मोहर लवण का सूत्र क्या होगा, सूत्र, सूत्र होता है, ठीक है, आपको FeSO4 इंटू NH4 होल टू SO4 इंटू 6H2 होता है। और यह भी ध्यान में रखिएगा कि उपयोग किस में करेंगे, तो स्याही बनाने में उपयोग करते हैं, स्याही में, स्याही के निर्माण में, स्याही में। फिर इसका उपयोग करते हैं दवाइयों में, दवाइयों में करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में। ठीक है, ये बात याद रखना है आपको। तो देख लीजिए कितने जल अणु हैं भाई साहब, कितने जल अणु हैं, तो यहां देख लीजिए ये 6 जल अणु है, ये आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 6 जल अणु। तो मोहर लवण द्विक लवण है, डबल सॉल्ट है, इसका सूत्र FeSO4 इंटू NH4 होल टू SO4 इंटू 6H2 होता है। फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, और 6 अणु, ठीक है, जल के इसमें होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। क्षार धातुओं की तुलना में हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा उच्च होती है, क्योंकि इसमें, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है, आपको क्षार धातु, सबसे पहले आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा क्या होता है, आयनन ऊर्जा, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और ये होता क्या है भाई जी, तो तत्व के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तत्व के, ठीक है, तत्व के परमाणु से, तत्व के परमाणु से, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, तत्व के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, आयनन ऊर्जा कहेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई साहब आयनन ऊर्जा उच्च होती है क्योंकि इसमें क्षार धातु की तुलना हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा अधिक होती है, क्योंकि इसका
आकार बहुत छोटा होता है, आकार बहुत क्या होगा, छोटा होगा। क्षार धातु, आपको पता है क्षार धातु किसको बोलते हैं, तो प्रथम वर्ग का, प्रथम वर्ग का धातु, प्रथम वर्ग के धातु को, वर्ग के धातु को हम क्या कहेंगे, क्षार धातु कहेंगे। जैसे क्या होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम, ये क्या होता है, क्षार धातु होता है, जिसके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखिएगा 1s1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1s1 इलेक्ट्रॉन इसके अंतिम कक्षा में होता है। ऐसे, ठीक है, ऐसे धातुओं को हम क्या कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। गालक किसे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, गालक, गालक मतलब क्या होता है, तो गालक ये क्या होगा, अशुद्धि होता है, अशुद्धि को हम क्या कहेंगे, गालक कहते हैं। याद रखिएगा, अशुद्धि जो अयस्क में होता है, जो अयस्क में होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, गालक क्या कहलाएगा, तो अशुद्धि होता है। चलिए, तो गालक क्या है, अशुद्धि है जो अयस्क में पाया जाता है, अयस्कों में पाया जाता है, अयस्कों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि गालक में, जो गालक क्या होता है, अशुद्धि जो अयस्कों में पाया जाता है। और ये दो प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा, एक होता है अम्लीय, है अम्लीय गालक, अम्लीय, ठीक है, अम्लीय गालक हो जाएगा, और दूसरा होता है क्षारीय गालक होता है। तो क्या करते हैं कि क्षारीय अशुद्धि को दूर करने के लिए अम्लीय गालक का प्रयोग करेंगे, जबकि ठीक है आपको अम्लीय अशुद्धि को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्षारीय गालक का प्रयोग करेंगे। यानी गालक क्या होगा, तो गालक जो है फ्लक्स होता है, और फ्लक्स बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, फ्लक्स कहा जाता है। और यह क्या होता है, तो अयस्कों में जो अशुद्धि पाया जाता है उसे हम गालक कहते हैं, और यह अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है। और ध्यान में रखिएगा कि अम्लीय अशुद्धि को दूर करने के लिए हम लोग क्षारीय गालक, और क्षारीय अशुद्धि को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्षारीय अशुद्धि को दूर करने के लिए अम्लीय गालक का प्रयोग करेंगे। तो ये बातें याद रखनी है आपको, ये अशुद्धि होता है, अयस्क में अशुद्धि। नेक्स्ट देखिए BHC, BHC, तो BHC ये क्या होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, और क्लोराइड होता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को हम BHC बोलते हैं। और ये है क्या, तो C6H6 और Cl6 होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। और इसे लिंडेन भी कहते हैं, क्या कहेंगे, लिंडेन भी कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, इसे लिंडेन भी कहते हैं, एकदम याद रखिएगा, लिंडेन में। और इसका उपयोग किसमें करते हैं, कीटनाशक में, उपयोग कीटनाशक में किया जाता है। उपयोग किसमें करेंगे, कीटनाशक में, कीटनाशक में किया जाता है। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स में करते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंसेक्टिसाइड्स में करेंगे। तो याद रखिएगा कीटनाशक में। मच्छर प्रतिकर्षी में किसका प्रयोग करते हैं, तो पायरीथ्रीन का, पायरीथ्रीन का प्रयोग करते हैं, किसमें, मच्छर प्रतिकर्षी में। याद रखना है आपको, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट कण को, इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण को, प्रतिकण को, ठीक है, क्या कहते हैं, तो प्रतिकण को, याद रखिएगा, प्रतिकण को हम कहेंगे, प्रतिकण को पॉजिट्रॉन कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं। इसका खोज किसने किया था, पॉजिट्रॉन कहते हैं, इसका खोज किया था, याद रखना है कि इसको खोजा था किसने, एंडरसन ने, कि खोजकर्ता एंडरसन, खोजकर्ता याद रखिएगा, एंडरसन ने किया था इसकी खोज, एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। तो ये धनावेशित न्यूट्रॉन, धनावेशित, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखना है आपको, क्या होता है, धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसमें क्या होता है, आपको पॉजिटिव चार्ज होता है। एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के साथ एक नाभिक, याद रखिएगा, ये क्या होता है, तो इसको प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कह दीजिए, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो इसको कह दीजिए ड्यूटेरियम, क्या कहेंगे, ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, चलिए, दो प्रोटॉन के साथ एक नाभिक, दो प्रोटॉन के साथ एक नाभिक, तो दो प्रोटॉन के साथ एक नाभिक अगर होगा तो ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइटियम,
एक्टियम कहते हैं। और एक हीलियम नाभिक, तो हीलियम नाभिक में अगर He++ आयन होगा तब यह कहलाएगा अल्फा कण, लेकिन यहाँ केवल हीलियम नाभिक बोल रहा है तो हीलियम होगा डायरेक्ट, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन, याद रखिए इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण को पॉजिट्रॉन कहते हैं। खोजकर्ता कौन हो गए? एंडरसन हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। किस युग्म को टोलेन अभिकर्मक अलग करता है? तो याद रखिए एथेनोइक अम्ल और प्रोपेनॉल को। याद रखिएगा एसिडिक, ठीक है, एसिडिक पदार्थ एवं आपको एल्डिहाइड के बीच ठीक है अंतर, ठीक है, टोलेन अभिकर्मक द्वारा किया जाता है। टोलेंस रिएजेंट के द्वारा किया जाता है। टोलेंस रिएजेंट द्वारा करते हैं, एकदम ध्यान में रखना आपको, रिएजेंट द्वारा करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिए इसको। टोलेंस रिएजेंट द्वारा करते हैं किसका? तो एसिडिक पदार्थ एवं एल्डिहाइड के बीच अंतर हम लोग टोलेंस रिएजेंट के द्वारा करते हैं। और ये ध्यान में रखना है कि ये क्या करेगा? एसिडिक पदार्थ कोई भी एसिड हो गया, एथेनोइक अम्ल या प्रोपेनॉल, तो एल्डिहाइड हो गया, तो इसके बीच ये अंतर करता है। क्या होता है कि जब ठीक है, जब टोलेंस रिएजेंट का प्रयोग करते हैं, टोलेंस रिएजेंट का प्रयोग करते हैं तो सिल्वर मिरर प्राप्त होता है। सिल्वर मिरर प्राप्त होता है, ठीक है, यानी काफी अधिक चमकीला मिरर प्राप्त होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है, काफी अधिक चमकीला कलर प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये हो गया एथेनोइक अम्ल तथा प्रोपेनॉल। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कौन सा रोग मच्छर के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो आपको पता है कि हमारा जो कौन सा है, तो ये देख लीजिए 16 नंबर है, तो निद्रालु बीमारी, ये स्लीपिंग सिकनेस है। स्लीपिंग सिकनेस ये क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा, ये जो है सीसी मक्खी के द्वारा होता है। सीसी मक्खी के द्वारा, ठीक है, यह फैलता है, ठीक है। जबकि डेंगू एडिज एजिप्टी मच्छर के द्वारा फैलता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलेगा, याद रखिएगा इसको, प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। फाइलेरिया, ये सब भी फाइलोरेसिस जो है आपको प्रोटोजोअन रोग है, ट्राइकोफाइटोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ट्राइकोफाइटोन के द्वारा होता है। तो याद रखना है आपको कौन सा, तो निद्रा रोग। डेंगू बुखार में, देखिए डेंगू बुखार में क्या होता है, तो डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स बुखार में क्या होगा, तो प्लेटलेट्स घट जाता है। प्लेटलेट्स क्या होता है, ये घट जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। कौन घटेगा, तो प्लेटलेट्स घटता है। जरा आते हैं मलेरिया में क्या होगा, तो मलेरिया में ठंडा लगकर बुखार आएगा। मलेरिया में ठंड के साथ बुखार लगता है। ठंड के साथ क्या होता है? बुखार। ठंड के साथ बुखार किसके द्वारा? तो मलेरिया रोग में होता है, ठीक है। एकदम शिवपूजन कुमार जी, आपका मैसेज आता है, ठीक है सर, धीरे धीरे पढ़ाइए, एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। चंद्रशेखर कुमार जी, कितना मस्त मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, दलहनी पौधे या दलहनी फसलों नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो आपको पता है कि ये दलहनी पौधा है, जरा देखिए, ये जड़ है दलहनी पौधा का और ये जड़ है। जरा इस जड़ में देखिए क्या होता है भाई साहब, ये रूट नोड्यूल्स होता है। क्या होता है? रूट नोड्यूल्स होते हैं। दलहनी पौधा है, ये कौन सा पौधा है? दलहनी पौधा। और इसको बोलते हैं कौन सा पौधा? लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट कहा जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। कौन सा प्लांट बोलेंगे? लेग्यूमिनस प्लांट बोलेंगे। और इसके जड़ में रूट नोड्यूल्स पाया जाता है, ठीक है। कौन सा? ये रूट नोड्यूल्स पाया जाएगा। और इस, ठीक है, एकदम आपके पास में है, सारा पीडीएफ है आपके पास में, आप खूब बढ़िया से लिखिए, ठीक है। आपका मैसेज आ रहा है शिवपूजन कुमार जी, सर धीरे धीरे। तो क्या बोल रहे हैं कि दलहनी पौधा जो होता है उसमें देख लीजिए क्या होगा, रूट नोड्यूल्स पाया जाता है। और इसी रूट नोड्यूल्स में आपको राइजोबियम होता है। क्या होता है? राइजोबियम होगा। और ये क्या करेगा? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है,
ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होगा कि नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदलता है। किस में बदलेगा? नाइट्रेट्स में बदलेगा, और यह एमिनो एसिड बनाता है, और यही प्रोटीन का निर्माण करेगा। क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। तो मेरी बात समझिए, ठीक है। दलहनी पौधा में रूट नोड्यूल्स पाया जाता है। इस रूट नोड्यूल्स में क्या होगा? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाएगा जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा, और यह नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में बदलता है। नाइट्रेट्स एमिनो एसिड का निर्माण करेगा, और यही प्रोटीन का निर्माण करता है। तो क्या होगा? ग्रंथिल जड़ें, रूट नोड्यूल्स। देखिए कितना बढ़िया है, ठीक है। कितना कंसेप्ट इसमें क्लियर हुआ। दलहनी पौधा, लेगुमिनस प्लांट। चंद्रशेखर कुमार जी बाद में आते हैं और बोलते हैं कि सर, ठीक है, धीरे धीरे लिखिए। एकदम लिखने का टाइम है भाई, पॉज कर करके धीरे धीरे देख करके। बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई है। 20 क्वेश्चन में कितना चीजें आपको मिलता है, तो आपको पता है 20 क्वेश्चन में कितनी सारी बातें हम लोग करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्सीकारक क्षमता, यहां देख लीजिए। ऑक्सीकारक क्षमता किसका होगा भाई साहब? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले तो ऑक्सीडेशन क्या है वो देख लेते हैं। मेरी बात समझिएगा। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन, बार बार मैं बताता हूं कि ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाएगी, हाइड्रोजन की संख्या घट जाएगी। एकदम याद रखिएगा इसको। इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो इस अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। यानी जिसका, ध्यान देना है मेरी बात को, जिसका विद्युत ऋणात्मकता जितना अधिक, जिसका, एकदम याद रखिए इसको, जिसका क्या? ईएन, ईएन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितना अधिक, ठीक है, ऑक्सीडेशन क्षमता उसकी उतनी ही अधिक होगी। और सबसे अधिक आपको किसका होता है? क्षमता अधिक होगी, सबसे अधिक ऑक्सीडेशन आपको अधिक होगी। एकदम देखिए कंसेप्ट कितना मस्त है। क्या मैं बता रहा हूं कि ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाएगी, हाइड्रोजन घट जाएगी, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट की संख्या बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की संख्या घट जाएगी, वैलेंसी बढ़ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। मैंने लिखा है कि जिसका ईएन जितना अधिक, ईएन मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता जितना अधिक होगा, उसकी ऑक्सीडेशन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो सबसे अधिक किसका होता है? फ्लोरीन का। उसके बाद किसका? क्लोरीन का। उसके बाद किसका? ब्रोमीन का। उसके बाद किसका? आयोडीन का। तो भाई साहब सर, सबसे अधिक इसमें देखिए कहां पर कौन सा ऑप्शन है? तो डी नंबर ऑप्शन में, ठीक है, सबसे अधिक फ्लोरीन का। तो सबसे अधिक ऑक्सीकरण क्षमता किसकी? बार बार क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो फ्लोरीन का होगा सबसे अधिक ऑक्सीकरण क्षमता। एकदम याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो कितना अच्छा कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जरा इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चंद्रशेखर कुमार जी नोट कीजिए इसको। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा हुंड के नियम, हुंड हुंड है, हुंड के नियम का अनुसरण करता है? तो हुंड साहब क्या बोलते हैं? हुंड साहब बोलते हैं, हुंड बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उपकक्षा में एकल भरता है। कैसे भरेगा? एकल पहले भरता है, एकल पहले भरता है, पुनः, ठीक है, पुनः युग्म में भरता है, ठीक है, युग्म में भरता है। तो एकल भरेगा। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले क्या होगा? ऐसे भरेगा, फिर ऐसे भरेगा। ये अगर इसमें आएंगे क्या होगा? तो पहले ऐसे भरेगा, ऐसे भरेगा, ऐसे भरेगा, तब ऐसे जाएगा। तब क्या होगा? ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये होगा। पहले कैसे भरेगा? एकल भरेगा। फिर कैसे भरेगा? युग्म में। तो यहां देखिए, चले चले चले, अरे भाई ये कैसे हो गया? गलत बात है, ठीक है। पहले एकल भरता सब में, फिर होता युग्म में, फिर यहां जाता, तब यहां जाता, ठीक है। ये गलत है आपको। जरा इसमें देख लीजिए, अरे उल्टा कैसे भर दिया? अरे नहीं भरेगा, गलत है। यहां देख लीजिए, ये आपको पहले एकल भरा, ये भर गया, पहले इसमें, इसमें आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ये आया, अब इसमें जाएगा। इसमें जाना ही नहीं, तो ये आपका क्या हो गया? सही हो गया। तो हुंड ने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, हुंड के अनुसार इलेक्ट्रॉन उपकक्षा में एकल पहले भरता है,
पुनः युग्म में भरता है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है अमोनिया। अमोनिया मतलब NH3, NH3 अमोनिया। अमोनिया बनता है किसके द्वारा? हैबर विधि द्वारा, एकदम याद रखिएगा, हैबर विधि द्वारा बनता है। ठीक है, अमोनिया किसके द्वारा बनेगा? हैबर विधि द्वारा। और इसमें क्या होगा? लौह चूर्ण का प्रयोग करेंगे, लौह चूर्ण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए जरा देखिए बेंजीन। बेंजीन ये क्या होगा? C6H6। ठीक है, इसको क्या करते हैं? कॉपर के ट्यूब में, ट्यूब में, ठीक है, किससे? तो एसिटिलीन से, टिलीन से बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। एथिल अल्कोहल C2H5OH होता है। मेथिल अल्कोहल क्या होगा? तो CH3OH होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेन अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल, अनाज अल्कोहल भी कहा जाता है। इसको बोलते हैं क्या? तो ग्रेन अल्कोहल कहते हैं। और इसको बोलते हैं क्या? तो वुड स्प्रीट, वुड स्प्रीट कहते हैं। तो चंद्रशेखर कुमार जी जरा देखिए, अमोनिया NH3 है, यह हैबर विधि द्वारा बनता है। बेंजीन C6H6 है, इसे कॉपर के ट्यूब में जब एसिटिलीन गैस को गुजारते हैं तो उससे बनता है बेंजीन। एथिल अल्कोहल ग्रेन अल्कोहल है, अनाज अल्कोहल है। मेथिल अल्कोहल ये CH3OH होता है। तो ये ठीक है, आज का आपका क्लास हो गया। जरा देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो यहां देखिए ए का, अमोनिया का 2, ए का 2, ए का 2 एक ही में है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये बातें याद रखिएगा। मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, फिर लाजवाब सेट है। चंद्रशेखर कुमार जी सारे बच्चों से आग्रह है कि आप लोग रेगुलर रहें और पहले आ जाएं। चंद्रशेखर कुमार जी पहले लाइव आइए तो मजा आएगा आपको। बहुत लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन हम लोग करेंगे।